नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज फिर से नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फागु साहित्य के बारे में। किसके बारे में? फागु साहित्य के बारे में। नोटबुक और पेन साथ में रखिए, साथ के साथ लिखते रहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने वाले हैं। जब हम फागु साहित्य की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जैन साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और जैन साहित्य का ही दूसरा नाम रास साहित्य है, जो कि आपको फोकस रखना है कि रास साहित्य और जैन साहित्य एक ही बात है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपने सुना होगा रासो साहित्य, जैसे पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, है ना, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ इसी को हम चारणी साहित्य या चारणी काव्य कहते हैं, ये आपको याद रखना है कि ये दोनों अलग अलग है। कौन कौन? रासो साहित्य या फिर रास साहित्य क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम फागु साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य के अंतर्गत इसको हम काउंट करते हैं, और ये भी किसके अंदर काउंट होता है? आदिकाल में। एक तरीके से ये फुटकल रचनाएं हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से इक्के दुक्के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर देखिए, फागु शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा जो फागु जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति भाई संस्कृत में किस शब्द से हुई है? तो फल्गु शब्द से फागु शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। और फल्गु का अर्थ क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अर्थ है वसंत। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? तो या फिर सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, संस्कृत में फागु को फल्गु कहा जाता है और फल्गु का अर्थ क्या है दोस्तों? वसंत है। लिख लिया होगा यहां तक। अब हम आगे चलते हैं। फिर भाई प्राकृत भाषा में फागु की व्युत्पत्ति मानी जाती है फागु से ही, या फिर प्राकृत भाषा में फागु को फागु नाम से ही क्या है जाना जाता है। सीधा पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और हिंदी भाषा में फागु को फाग कहा जाता है। यू नो वेरी वेल, फाग आने भी वाला, और फाग के बारे में आपने सुना भी होगा। और ये हमारे सामने क्या है? फाग ही है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ये कलर बिल्कुल बाहर निकलने वाले होंगे। देखिए, एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा, साहित्य हो या ग्रामर हो, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कंसेप्ट क्लियर अगर आपका होगा तो पढ़ने में मजा आएगा। जैसे अब फागु साहित्य आप यहां पर देख पा रहे हो, तो यहाँ फाग रंग से या इसकी कनेक्टिविटी आप करके देखिए तो पढ़ने में एक रस आएगा, मजा आएगा। और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप को साहित्य बोरिंग नहीं लगेगा। साहित्य बोरिंग नहीं होता है, बस हम ऐसे मान लेते हैं। तो कनेक्ट करिए तो सही अपनी लाइफ से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, फागु काव्य का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का काव्य, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, फागु काव्य परंपरा किससे संबंधित है? जैन कवियों से संबंधित है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्राकृत आप देख पा रहे हैं, इसका एक और नाम है द्वितीय प्राकृत। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि द्वितीय प्राकृत किसको कहते हैं? प्राकृत को कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई प्रथम प्राकृत किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया, पाली को कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है। फिर द्वितीय प्राकृत मैंने बता दिया। और तीसरी जो प्राकृत है वो अभ्रंश को कहा जाता है। किसको? या तृतीय कह सकते हैं, अभ्रंश, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पाली में उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे प्राकृत में जो उपदेश दिए महावीर जी ने दिए। ये जीके का भी क्वेश्चन है, नॉर्मल भी, ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पाली को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम देश भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार उठा है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहां पर अगर हम सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें, किसकी? फागु साहित्य में, तो भाई जीनी चंद सूरी फागु क्या है? रचना है। और इसके रचनाकार है जीनी चंद सूरी। और इसमें भाई क्या है? 25 छंद है और समय 1284 ईस्वी। यहां पर मैं आपको बता दूं, केवल रचना पूछी जाएगी। जीनी चंद सूरी फागु किसकी रचना है? जीनी चंद सूरी की है। फिर आगे है भाई, सर्वाधिक सुंदर रचना कौन सी मिलती है फागु साहित्य में? तो श्री स्थूली भद्र फागु, इसका अन्य नाम भी आपको दिखेगा श्री स्थूली भद्र फागु। ये दोनों ही नाम है, जो कि क्या है? सबसे सुंदर काव्य माना जाता है फागु साहित्य में। ये आपको याद रखना है।
अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक तरीके से यहाँ पर नोटिस करिए, जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? फागु काव्य है। और जैन कवि भाई कौन से साहित्य में मिलते हैं? रास साहित्य में मिलते हैं। और जैन साहित्य और रास साहित्य की बात करें तो वो आदिकाल में ही हम इसको पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट चीजें क्लियर है। साथ के साथ लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और जितना बार बार रिवीजन करेंगे उससे आपके अंदर चेंज आएगा। और साहित्य इंटरेस्टिंग है अगर आप लगातार पढ़ेंगे। और कंसेप्ट क्लियर करिए और लाइफ से कनेक्ट करके इसको पढ़िए तो ये जीना भी सिखाता है। मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल विचार है। बाकी यहाँ पर अब आगे देखते हैं अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जो फागु साहित्य में मिलती हैं। श्री नेमिनाथ फागु, तो राजशेखर सूरी इसके रचनाकार हैं। भाई 27 छंदों में ये छंद है इसमें। और इसमें वर्णन क्या मिलता है? नेमिनाथ व राजुल विवाह की घटना का चित्रण मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? नेमिनाथ व राजुल विवाह की घटना किस रचना में मिलती है? श्री नेमिनाथ फागु, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नंबर 1 लिखा है मैंने। और राजशेखर इसके क्या है? राजशेखर सूरी इसके रचनाकार हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर है वसंत विलास फागु, ये अगली रचना है। संपादन भाई इसका किया डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई इसका समय कितना है? 13वीं शताब्दी है, ठीक है। और एक तरीके से 84 छंद इसमें मिलते हैं और श्रृंगारिक काव्य है। कौन सा? वसंत विलास फागु। समय इसका 13वीं शताब्दी माना किसने? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। और भाई इसके अंदर वर्णन क्या मिलता है? वसंत और स्त्रियों पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन किस रचना में मिलता है? वसंत विलास फागु रचना में मिलता है, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि फागु साहित्य आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज आप दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस तरह का कंटेंट और टू द पॉइंट वाली सीरीज चाहते हैं तो नीचे आप ऑफलाइन कमेंट भी करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप चाहते क्या हैं। तो ये था एक तरीके से एक छोटा सा ट्रेलर कि कैसे हिंदी साहित्य की क्लासेस टू द पॉइंट बच्चों को कराई जाती है या किसी को साहित्य याद कराया जाता है, और फिर कैसे साहित्य का कनेक्शन आपकी रियल लाइफ से कराकर लंबे टाइम के लिए आपको याद कराया जाता है, और टू द पॉइंट वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। और पढ़ना वही चाहिए जो एग्जाम में आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें आप पढ़ेंगे, हर एग्जाम का लेवल अलग है। तो एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ें ताकि आपको सक्सेस मिले और आप सिलेक्शन लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सतह से फतह तक वाणी को विराम। बाय बाय, टेक केयर गाइज।